हेलो एवरीवन। देखिए जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग यील्ड पॉइंट फिनोमिना पढ़ने वाले हैं, राइट। अगर मैं इसका इम्पोर्टेंस बताऊं तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में भी इसके सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधा आपको लिखने को बोल देता है यील्ड पॉइंट फिनोमिना को डिस्क्राइब करो। और बेसिकली अभी जो कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ मटेरियल साइंस के, जो स्ट्रेन हार्डनिंग से हमने देखे थे, स्ट्रेन हार्डनिंग देखा था, उसके बाद में जो स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म्स देखे थे, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। जैसे कुछ कुछ बच्चों का होता ना यार कि मटेरियल साइंस के गेट में तो बोले 2-3 नंबर का ही आता है यार, मटेरियल साइंस तो बोले छोड़ दो, पढ़ना ही नहीं है। बट ऐसा है कि जो दूसरी एग्जाम्स है ना, उसमें इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, राइट। और देखिए ये टॉपिक को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनका जिक्र करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर स्वदेश सिंह, मेरे गुरु भी रहे हैं ये मटेरियल साइंस के, इनसे ही पूरा मटेरियल साइंस और प्रोडक्शन मैंने पढ़ रखा है, राइट। और इनकी वजह से ही मैं इस काबिल बन पाया कि यार स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में जो लिखा है वो चीज़ अब समझ पा रहा हूँ, वो चीज़ आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच स्वदेश सर। और अब अपन बिना देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब समझो जरा इधर कि ये यील्ड पॉइंट फिनोमिना जो है ये क्या चीज़ है भैया, ठीक है। देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझो कि ये फिनोमिना जो है ये लो कार्बन स्टील की प्रॉपर्टी है। लो कार्बन स्टील जो होते हैं उनमें फिनोमिना होता है। एल्यूमिनियम अगर है तो एल्यूमिनियम में फिनोमिना नहीं होगा, और मीडियम और हाई कार्बन स्टील है तो उनमें भी भैया ये फिनोमिना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मीडियम हाई कार्बन स्टील में, वो बात अपन आगे करेंगे, ठीक है। अब ऐसा है कि जरा इस ग्राफ को देखो, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन कर्व है, राइट। लो कार्बन स्टील के लिए अपन ने बना रखा है। इस कर्व में ये पॉइंट बोल सकते हो कि ये अपना मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट थी यहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा गए तो यहाँ पे ये अपर यील्ड पॉइंट आया, ठीक है। और ये लोअर यील्ड पॉइंट जो होता है बेसिकली वो ये जो आपको इलोंगेशन मतलब ये जो फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं, इन फ्लक्चुएशंस का एवरेज स्ट्रेस जो होता है वो होता है लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। सबसे टॉप पे तुमको दिख रहा है जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है वो हो जाएगी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और फाइनली फिर फ्रैक्चर पॉइंट एफ आ जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके अपन बात करेंगे क्या होता है यील्ड पॉइंट फिनोमिना, ये यील्ड पॉइंट इलोंगेशन, ये क्या चीज़ है, ठीक है। ऐसा है, सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझो, और देखो जो भी नोट्स है ना, ये नोट्स जो है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ समझो, it occurs in those ductile material in which major alloying impurity occupies the interstitial sites and are in the limited degree, ठीक है। यहाँ पे इस वर्ड्स का मतलब ये है कि भैया डक्टाइल मटेरियल का ये फिनोमिना है, राइट। और उनमें भी जो एलॉइंग अगर आपने कर रखी है, जो इम्प्योरिटी है, ठीक, वो इम्प्योरिटी इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई करे, राइट। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो जैसे मान लो कि ये आयरन के एटम्स थे, ठीक। अब क्या होता है भैया कि भले प्योर आयरन भी है ना, जैसे रॉट आयरन जो होता है, रॉट आयरन को बोलते हैं कि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, उसमें भी भैया कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी ही होगी, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपकी बंदी है या आपका बंदा है, वो आपको बोल रहा है कि यार तुम यू आर नॉट परफेक्ट, ठीक है। तो आप उसको बोलो कि भैया भगवान ने जो नेचुरल मटेरियल बना रखे हैं इवन वो परफेक्ट नहीं यार, तो हम कहाँ से परफेक्ट हो जाएंगे। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इम्प्योरिटी कुछ ना कुछ रहेगी। ऐसे ही आयरन में भी भाई कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। तो यहाँ पे जो ये इंटरस्टिशियल वॉइड्स हैं आयरन के एटम्स के बीच में, यहाँ पे भैया कार्बन और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी होती है। क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है। उनका साइज़ तुमको पता है यार, तुम कार्बन का एटॉमिक नंबर देख लो और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देख लो, आयरन से कम ही है, ठीक है। तो जो उनका साइज़ होगा वो साइज़ कम होगा, इसलिए जो कार्बन और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी आयरन के अंदर दैट विल गोइंग टू फॉर्म इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी, नॉट द सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी। तो जो इंटरस्टिशियल साइड है ये वहाँ पे जाके घुस के बैठेंगे भैया, राइट। और जब मैंने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैंने पॉइंट बताया था कि ये जब जो इम्प्योरिटी होती है जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स में बैठी होती है, अब भैया जो वॉइड्स का साइज़ है वो छोटा है और इस इम्प्योरिटी का साइज़ बड़ा है, राइट। तो जब इम्प्योरिटी को कम जगह में तुमने बिठा के रखा है कि जगह इतनी सी है और वो जो एटम है इम्प्योरिटी उसका साइज़ बड़ा है, तो ये क्या करेगी, ये आसपास के एटम्स पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएगी और वो उस जगह से सेटिस्फाइड नहीं होगी,
राइट। उसको लगेगा यार मैं दब दब के बैठी हुई हूँ, तो कोई ऐसी जगह वो ढूंढती है जहाँ पे उसको ज़्यादा स्पेस मिले या ज़्यादा बड़ा साइज हो इंटरस्टिशियल वॉइड्स का, राइट। अब जरा इस जगह ध्यान दो कि एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन था, राइट। एज डिसलोकेशन अपन ने बना रखी है। एज डिसलोकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स प्रीवियस लेक्चर्स में मैं कर चुका हूँ, इस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, मैंने पूरी कहानी रिपीट कर दी है, बता रखी है, ठीक है। अब भैया ये जो एज डिसलोकेशन है उसमें ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन जो दिख रहा है इसके नीचे की तरफ जो है, अब यहाँ पे क्योंकि एटम्स नहीं होते हैं तो यहाँ पे जो वॉइड्स होते हैं यहाँ पे थोड़ी गैप ज़्यादा बड़ी होती है, तो जो वॉइड्स होते हैं उनका साइज़ ज़्यादा होता है। तो अगर मान लो कि कार्बन और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी इधर कहीं पे है, ठीक है, ये जो 4 एटम्स थे इनके बीच में ये जो इंटरस्टिशियल वॉइड था, यहाँ पे मान लो कहीं कार्बन और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी है, वो भैया इस जगह पे देख रही है कि यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल वॉइड का साइज़ है वो ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, वो यहाँ से कूद कूद के भैया इस जगह पे आ जाएगी, डिसलोकेशन के नीचे आ जाएगी। डिसलोकेशन के नीचे जो जगह है वहाँ पे जाके कूदेगी भैया, उसको बोलते हैं कि डिफ्यूज़ कर रही है, ठीक है। ये जो इम्प्योरिटी है क्या कर रही है, डिफ्यूज़ कर रही है, डिफ्यूज़न हो रहा है, ठीक। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या, वहाँ पे जाके वो डिफ्यूज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद में अब आगे ऐसा है, अब अगला काम समझो, अब आगे क्या होगा, देखो ये भैया अपन ने डिसलोकेशन के नीचे कार्बन और नाइट्रोजन की जो इम्प्योरिटीज़ है वो वहाँ पे जाके डिफ्यूज़ हो गई, इकट्ठी हो गई। अब बात क्या आती है कि वो इम्प्योरिटीज़ भी जो है वो सब तरफ से और भी कहीं कहीं जगह से, यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, वो सब जगह से यहाँ पे आ गई है भैया, ठीक। तो बात क्या हो गई कि वहाँ पे वापस जो वॉइड है ना वो छोटा हो चुका है और जो इम्प्योरिटीज़ आ गई वो ज़्यादा हो चुकी है। तो फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि भैया ये जो इम्प्योरिटी है ये आसपास के एटम्स में क्या क्रिएट करेगी, कंप्रेसिव स्ट्रेन क्रिएट करेगी, या मैं बोल दूं कि एक स्ट्रेन फील्ड क्रिएट करेगी आसपास के सराउंडिंग एटम्स में, राइट। ये स्ट्रेन फील्ड ही एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वही रिस्पॉन्सिबल है यील्ड पॉइंट फिनोमिना के लिए, उसकी बात अभी अपन करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ समझो कि ये जो कार्बन और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी जो है जो डिसलोकेशन के नीचे इकट्ठी हो गई है, इसी को अपन बोलते हैं क्वार्टरल एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं, क्वार्टरल एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखो ऐसा यार कि स्ट्रेन फील्ड क्रिएट हो चुकी है, ठीक, डिसलोकेशन के सराउंडिंग एटम्स में। अब मान लो जब तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, प्लास्टिकली तुम मटेरियल को डिफॉर्म कर रहे हो, प्लास्टिकली डिफॉर्म जब मैं बोल रहा हूँ तो उसको इस ग्राफ में समझो कि तुम यील्ड पॉइंट के आगे निकल चुके हो, ऊपर निकल चुके हो, राइट। प्रोपोर्शनल लिमिट से थोड़ा, मतलब इलास्टिक लिमिट समझ लो, यहाँ पे कहीं इलास्टिक लिमिट थी, यील्ड पॉइंट था, उसके थोड़ा सा तुम ऊपर निकल चुके हो। तो अब ऐसा है कि मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करना है तो यार अपने को एक बात पता है कि डिसलोकेशंस को मूव करवाना पड़ेगा, राइट। अब हुआ क्या कि जब तुमने प्लास्टिकली डिफॉर्म किया तो प्लास्टिकली तुम जो भी लोड लगा रहे हो उसका एक कंपोनेंट शियर स्ट्रेस के फॉर्म में डिसलोकेशन पे एक्ट कर रहा है, राइट, और यही डिसलोकेशन को मूव कराएगा। बट बात क्या है कि अगर मान लो पहले अगर ये क्वार्टरल एटमॉस्फेयर अगर मान लो नहीं होता तो तुमको 5 न्यूटन का, या मैं 5 मेगापास्कल बोल दूं कि 5 मेगापास्कल का ही शियर स्ट्रेस लगाना पड़ता, लेकिन इस क्वार्टरल एटमॉस्फेयर के कारण एक स्ट्रेन फील्ड क्रिएट हो चुकी है, उस स्ट्रेन फील्ड को क्रॉस करके इस डिसलोकेशन को आगे मूव करना पड़ेगा, राइट। तो अब जो है, अब तुमको अप्रॉक्स जो भी है, मतलब 10 मेगापास्कल का समझ लो कि 10 मेगापास्कल का तुमको स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या क्या कि अब जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ या एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ प्लास्टिकली डिफॉर्म करने के लिए, उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ द क्वार्टरल एटमॉस्फेयर या क्वार्टरल एनवायरनमेंट। अरे सही है क्या, यहाँ तक की बात क्लियर है क्या, समझ में आया। अब देखो इसीलिए तुमको ये दिख रहा है कि इसीलिए ग्राफ में ये स्ट्रेस जो है कंटिन्यूसली बढ़ते एक पर्टिकुलर वैल्यू अचीव कर लेगा। जैसे मान लो अभी इस केस में अपन ने बोला था कि यार 10 मेगापास्कल की वैल्यू जो थी, अगर उतनी वैल्यू आ जाती है तो अपना जो डिसलोकेशन है वो मूव कर जाएगा, राइट, मटेरियल में। वो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको तुमने नाम दिया अपर यील्ड पॉइंट, उस मैक्सिमम वैल्यू पे जो भी स्ट्रेस था उसको बोला अपर यील्ड पॉइंट। अब देखो बात क्या है, वापस से यहाँ पे आओ, डिसलोकेशन ने इस क्वार्टरल एटमॉस्फेयर को, जब तुमने 10 मेगापास्कल का मान लो स्ट्रेस लगाया तो डिसलोकेशन ने इस क्वार्टरल एटमॉस्फेयर को ब्रेक कर दिया और वो इसको ब्रेक करके मान लो आगे निकल गई, इधर कहीं आ गई,
ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन था वो आगे बढ़ चुका है। तो अब देखो वो जब नई जगह पे आया, ठीक, न्यू पोजीशन पे आया, तो उस न्यू पोजीशन पे तो ये क्वार्टरल एटमॉस्फेयर था ही नहीं। मान लो वो इस पोजीशन पे आ गया, ठीक, तो अब यहाँ पे कोई क्वार्टरल एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, क्वार्टरल एटमॉस्फेयर तो इस जगह पे था, राइट। अब यहाँ पे कोई क्वार्टरल एटमॉस्फेयर नहीं है, तो भैया जब डिसलोकेशन न्यू साइड पे मूव करी या नई जगह पे मूव करी, वहाँ पे कोई क्वार्टरल एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अब डिसलोकेशन को, उसके मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए जो तुम 10 मेगापास्कल का स्ट्रेस लगा रहे थे, अब वो 10 मेगापास्कल की वैल्यू कम हो चुकी है, 5 मेगापास्कल ही रह गया। समझ में आया? इसी वजह से तुम अगर ग्राफ में देखोगे तो ग्राफ में देखने पे तुमको ये क्लियरली दिखेगा कि एकदम से अपर यील्ड पॉइंट के बाद में स्ट्रेस की वैल्यू एकदम से डिक्रीज हुई, स्टीप डिक्रीमेंट आएगा, राइट। तो समझ में आया कि ये स्टीप डिक्रीमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि क्वार्टरल एटमॉस्फेयर ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो अब डिसलोकेशन को मूव करने के लिए जो स्ट्रेस रिक्वायर्ड है, दैट वैल्यू ऑफ दैट स्ट्रेस इज लेस, राइट। और ऐसा है कि अब डिसलोकेशन इजीली, क्वार्टरल एटमॉस्फेयर ब्रेक हो चुका है, अब डिसलोकेशन इजीली मूव कर रही है, और मूव करते करते वो थोड़ा फ्लूइड जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब जो मटेरियल है वो फ्लूइड जैसा बिहेव कर रहा है, उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पे भी जो स्ट्रेन था वो कंटिन्यूसली हो रहा है, तो थोड़ा सा फ्लूइड जैसा बिहेव कर रहा है मटेरियल। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि थोड़ा सा छोटा छोटा फ्लक्चुएशन है स्ट्रेस का, और उस फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का जो एवरेज आता है, वो एवरेज जो है उसको तुम बोल दोगे कि वो जो एवरेज स्ट्रेस होगा वो लोअर यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेस होगा, राइट। अपन जब भी यील्ड पॉइंट बोलते हैं तो अपन हमेशा इस लोअर यील्ड पॉइंट को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो अपर यील्ड पॉइंट है ये थोड़ा वेरिएबल होता है, और ये बहुत सारी दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि क्या क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है और जो भी दूसरे फैक्टर्स हैं, राइट। तो ये समझ में आया। और ये जो फ्लूइड जैसा बिहेव किया था मटेरियल, ठीक है, तो इसी को तुमने यहाँ पे बोल दिया कि यील्ड पॉइंट इलोंगेशन, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट इलोंगेशन, ठीक है। यील्ड पॉइंट फिनोमिना नहीं बोलते, वो अभी मैं बता रहा हूँ। यील्ड पॉइंट फिनोमिना यही था कि भाई मटेरियल में अपर यील्ड पॉइंट आया और फिर एकदम से स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज हुई और लोअर यील्ड पॉइंट आ गया, राइट। ये था यील्ड पॉइंट फिनोमिना, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? अरे समझ में आया पूरा? ठीक है। अगर पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने यही सब पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। अगर आप देखोगे कि एवरी मेटल जो है कंटेन्स सर्टेन इम्प्योरिटीज, कोई भी परफेक्ट होता ही नहीं है। कार्बन एंड नाइट्रोजन आर द इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी इन द आयरन, बट ड्यू टू size of impurity is greater than size of void, hence they try to diffuse to the side where they can be easily accommodated। या मैं ऐसा बोल दूं कि वो ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे जो वॉइड का साइज है वो ज़्यादा हो, और भैया जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं डिसलोकेशन पे, ठीक, तो डिसलोकेशन पे इंटरस्टिशियल वॉइड्स का जो साइज़ है वो ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ एटम्स है वो कम है। अरे एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, नीचे की तरफ तो पूरा प्लेन खाली है, वहाँ पे एटम्स की डेंसिटी कम है, तो वहाँ पे इंटरस्टिशियल वॉइड्स का साइज ज़्यादा है, इसलिए इम्प्योरिटी वहाँ जाके डिफ्यूज़ हो जाएगी और एक कार्बन नाइट्रोजन रिच एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, जिसको क्वार्टरल एटमॉस्फेयर या क्वार्टरल एनवायरनमेंट बोलते हैं, राइट। उस एनवायरनमेंट पे भी, उस साइड पे भी अगर बात करो तो वहाँ पे भी साइज ऑफ इम्प्योरिटी साइज ऑफ वॉइड से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वहाँ पे भी इम्प्योरिटीज एक स्ट्रेन फील्ड क्रिएट करती है, और उस स्ट्रेन फील्ड को हेंस व्हेन द एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड, सो to do the plastic deformation larger stresses are required by the dislocation to overcome strain field by quartile atmosphere and move to the other location, that is why upper yield point comes। समझ में आया? ये पूरी कहानी मैं रिपीट कर चुका हूँ, सिर्फ भैया जो अंग्रेजी है उसमें मैंने लिख रखी है। और फिर वही ये जो लास्ट का पोर्शन है इसमें यही लिखा है कि एक बार डिसलोकेशन क्वार्टरल एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर लेती है तो अब जो है लेस स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट है उसके मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए, तो लोअर यील्ड पॉइंट आ जाता है। और अपीयरेंस ऑफ दिस अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट इज नोन एज यील्ड पॉइंट फिनोमिना। अरे समझ में आया क्या? सबको क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है। अब अपन चलते हैं, एक पॉइंट आता है स्ट्रेन एजिंग टाइम। ओके, स्ट्रेन एजिंग टाइम क्या चीज़ है वो समझो। तो वापस से अपने इस ग्राफ में आते हैं, अपन इस जगह पे आओ, यहां पे। अब देखो, तुमने एक बार
मतलब अभी अपन कहाँ पहुंच चुके हैं, अपन लोअर यील्ड पॉइंट को भी क्रॉस कर चुके हैं और ये जो इलोंगेशन था, इलोंगेशन वाला पोर्शन, इसको भी क्रॉस कर चुके हैं। अब अपन जो है वो इस रीजन में आ गए। ये रीजन बेसिकली जो है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। अगर डिटेल में देखना हो तो मेरी इस वीडियो में जाके देख सकते हो। यहाँ पे रीजन एक्चुअली ये था कि डिसलोकेशन इंट्रैक्शन जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन स्ट्रेस इन दिस रीजन, राइट। जो डिसलोकेशन के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो रिपल्सिव होता है, इस वजह से स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, राइट। अब बात क्या है कि अगर मान लो तुम इस रीजन में आ चुके हो, मतलब तुमने ऑलरेडी क्वार्टरल एटमॉस्फेयर को ब्रेक कर लिया, अपर यील्ड पॉइंट आ गया, लोअर यील्ड पॉइंट आ गया, यील्ड पॉइंट इलोंगेशन भी आ चुका है, अब तुम इस रीजन में हो। अब तुमने क्या किया कि मान लो तुमने इस जगह से मटेरियल को अनलोड कर दिया, ठीक है। जो स्ट्रेन हार्डनिंग का रीजन था उस रीजन में ले जाके तुमने मटेरियल को क्या कर दिया, अनलोड कर दिया, उस पे से जो एक्सटर्नल लोड तुम लगा रहे थे वो हटा दिए। और अनलोड करने के बाद में मान लो तुम 5 मिनट बाद ही, सपोज 5 मिनट बाद ही तुमने वापस से उसमें लोडिंग की, तो वापस से लोडिंग की तो भैया इस केस में जो यील्ड पॉइंट फिनोमिना है वो नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे समझ लो कि डायरेक्ट ऐसा कुछ हो जाएगा कि डायरेक्ट तुम्हारा यूटीएस आएगा ऊपर और फ्रैक्चर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपर यील्ड पॉइंट होगा लेकिन लोअर यील्ड पॉइंट नहीं आने वाला इस केस में 5 मिनट बाद ही जस्ट। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखो, जो यील्ड पॉइंट फिनोमिना हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था, क्वार्टरल एटमॉस्फेयर के बनने की वजह से, राइट। जब तुमने एक बार मटेरियल को इस रीजन में ला चुके हो, जब तुम अब अनलोड कर रहे हो तो ऐसा है कि ऑलरेडी क्वार्टरल एटमॉस्फेयर ब्रेक हो चुका है मटेरियल का, ठीक। मतलब यहाँ से ब्रेक हो चुका है का मतलब ये है कि भैया जब डिसलोकेशन इस जगह से मूव करके मान लो इस जगह पे आ गई, यहाँ पे आ गई डिसलोकेशन, तो भैया ये जो क्वार्टरल एटमॉस्फेयर था, मतलब बेसिकली कार्बन और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी थी, उनने देखा कि यार यहाँ पे से तो डिसलोकेशन चली गई, यहाँ पे हमारे लिए वो जिस कारण से हमको भैया मोहब्बत थी डिसलोकेशन के नीचे की जगह से, क्योंकि डिसलोकेशन के नीचे जो है स्पेस ज़्यादा होता है, तो हमको उस जगह पे मोहब्बत थी, हमारा प्यार जो है वो यहाँ से जा चुका है, हमारा प्यार यहाँ पे है ही नहीं, राइट। तो भैया वो बोलेंगे फिर यहाँ पे रुकने की क्या ज़रूरत है यार, तो वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जगह जो भी थी, जहाँ जहाँ पे भी उनको और जगह मिलती है वो उस जगह पे जाके बैठ जाते हैं, ठीक। अब वो बात क्या है कि वो वहाँ से भी देखेंगे कि यार उनको नई नई जगह कहाँ पे दिखेगी, नई जगह दिखेगी कि जो डिसलोकेशन अभी जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन के नीचे वापस से उनको जो है इंटरस्टिशियल वॉइड्स दिखेंगे कि साइज ज़्यादा है, राइट। तो ये जो इम्प्योरिटी थी ये जो है कहीं भी भाग सकती है, फिर वहाँ से जाने के बाद में वो क्या देखेगी कि यार यहाँ पे साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, वॉइड्स का साइज ज़्यादा है, तो ये इम्प्योरिटी सीधे वहाँ पे जाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो 5 मिनट का टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है, इस छोटे से टाइम इंटरवल में जो अपनी ये इम्प्योरिटीज़ थी वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी, और इसी वजह से वहाँ पे नई साइट पे जो डिसलोकेशन अभी जिस न्यू पोजीशन पे वहाँ पे क्वार्टरल एटमॉस्फेयर नहीं डेवलप होगा, इस वजह से मटेरियल में यील्ड पॉइंट फिनोमिना नहीं आएगा। लेकिन सपोज अब मैं ये बोल रहा हूं कि यार जो रीलोड करने का टाइम था, तुमने एक बार अनलोड कर दिया स्ट्रेन हार्डनिंग के रीजन से, अब जो रीलोड तुम कर रहे हो तुमने अच्छा खासा टाइम दिया, 4-5 महीने बाद या 1-2 साल बाद तुम रीलोड कर रहे हो मटेरियल को, तो भैया ऐसा है कि इतने सफिशिएंट टाइम में जो इम्प्योरिटीज़ थी वो जो न्यू डिसलोकेशन जिस जगह पे पहुंच चुकी है, जो न्यू डिसलोकेशन की साइट थी जहां वो नई जगह थी, नई जगह पे जहां डिसलोकेशन थी उसके नीचे जो खाली स्पेस था, वॉइड्स का साइज ज़्यादा था, तो अब वहां पे कार्बन और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी डिफ्यूज हो चुकी है, तो क्वार्टरल एटमॉस्फेयर बन चुका है। और अगर क्वार्टरल एटमॉस्फेयर वहां पे बन चुका है तो भैया मटेरियल में यील्ड पॉइंट फिनोमिना अब आएगा, मतलब वापस से तुमको अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट दिखने वाले हैं, ठीक है। और फिर फाइनली ये अपना यूटीएस आया और ये कुछ फ्रैक्चर इस जगह पे ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये अपना अपर यील्ड पॉइंट, ये अपना हो गया लोअर यील्ड पॉइंट, और ये जो कर्व है, ये जो रेड वाला है, ये बेसिकली होगा कि ये आफ्टर स्ट्रेन एजिंग टाइम, ठीक। जितने टाइम बाद
मटेरियल में वापस से यील्ड पॉइंट फिनोमिना का अपीयरेंस हो जाए उसको बोलते हो तुम स्ट्रेन एजिंग टाइम। ठीक है, यही था स्ट्रेन एजिंग टाइम। ये जो पूरी की पूरी कहानी है, ये भैया पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे मैंने बता रखी है। ठीक है, पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे लिख रखी है, तो पढ़ सकते हैं जो भी मैंने बताया। ठीक है, ये तुम पढ़ लेना यार, ये वही सब कॉन्सेप्ट लिखा है जो मैं समझा चुका हूँ, राइट। पूरा का पूरा जो मैंने समझा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में एक और पॉइंट आता है कि अपन ने शुरू में बोला था कि ये मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील में ये यील्ड पॉइंट फिनोमिना नहीं होने वाला, सिर्फ लो कार्बन स्टील की ये प्रॉपर्टी है। तो ऐसा, इसका रीज़न क्या है भैया? ऐसा है, यहाँ पे समझो, जब हाई कार्बन स्टील है तो भैया हाई कार्बन स्टील में सिर्फ डिसलोकेशन के नीचे ही नहीं, जो भी दूसरी जगह हैं, ठीक है, वहाँ पे, मतलब ऐसे समझो हाई कार्बन स्टील में या मीडियम कार्बन स्टील में मैं बोल दूँ कि कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक, कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होगा, अरे इसीलिए तो उनको हाई कार्बन स्टील बोला। लो कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज कम है, कितना परसेंट होता है वो सब बात अपन अगले आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ठीक, अभी तुम सिर्फ इतना समझो, डिसलोकेशन जब क्वार्टल एटमॉस्फेयर को एक बार ब्रेक करके मान लो न्यू साइड पे आई, मतलब मान लो इस जगह पे आ गई, ठीक, अब इस जगह पे आई तो भैया यहाँ पे ऐसा है कि कार्बन का परसेंटेज, ओवरऑल मटेरियल में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से जैसे ही डिसलोकेशन न्यू साइड पे मूव करी, वैसे ही इंस्टेंटली उसके नीचे की तरफ वापस से हर जगह से कार्बन और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी आई और वो वापस से वहाँ पे नया क्वार्टल एटमॉस्फेयर उन्होंने डेवलप कर लिया। तो फिर पूरी कहानी रिपीट हो जाएगी कि अब वापस अगर तुमको डिसलोकेशन को मूव कराना है तो यार 10 मेगापास्कल या उससे ज़्यादा का ही स्ट्रेस तुमको लगाना पड़ेगा, कम स्ट्रेस होगा ही नहीं। समझ रहे हो? ऐसे जैसे जैसे डिसलोकेशन मूव करते करते आगे बढ़ेगी, हर जगह इंस्टेंटली क्वार्टल एटमॉस्फेयर जो है फॉर्म हो जाएगा। इस वजह से जो मटेरियल में लोअर यील्ड पॉइंट जो पहले आ रहा था, तो अब मटेरियल में लोअर यील्ड पॉइंट आने ही नहीं वाला। ठीक है, उस केस में सीधा मटेरियल जो है वो सीधा ग्राफ जो है वो उसका बढ़ते 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 सीधा यूटीएस तक जाएगा और फिर फ्रैक्चर होगा, उसमें नीचे नहीं आने वाला है। ठीक है, लोअर यील्ड पॉइंट उसमें नहीं दिखने वाला है। ठीक, तो क्या ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, ये क्वेश्चन जो था वो क्या था? ठीक है, यही सब मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख रखे हैं, पूरा का पूरा डिटेल जो है वो लिख रखी है। और ये फिर से बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक की जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, राइट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भैया सब्सक्राइब कर देना, लाइक मार देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।